स्वागत करता हूं एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस पर सभी साथियों का। तो सभी साथी भारतीय विजन क्लासेस से जुड़ जाएं। आज हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का क्लास 3 लेकर आए हैं। तो जो भी साथी क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखे होंगे वो देख लेंगे। क्लास 1 में हम देखे थे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और वो भी देखे थे कि हिंदी भाषा का जो भौगोलिक विस्तार है, किस प्रकार हिंदी भाषा का जन्म हुआ, उसे भी हम देखे थे। उसके बाद क्लास 2 में हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को देखे थे, जिसमें हम पाली प्राकृत अपभ्रंश के विषय में पढ़े। और आज हम लेकर आ गए हैं आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। साथियों, बता दूं कि भारतीय विजन क्लासेस पर हस्तलिखित नोट्स के द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य की पढ़ाई की जा रही है, तो सभी साथी जुड़ जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब प्रारंभ करते हैं। आप तो देखिए होंगे कि क्लास 1 और क्लास 2 जो देख लिए होंगे उनको तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वे क्लास 1 क्लास 2 भी बाद में देख लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। थोड़ा संक्षेप में बता दूं कि भारतीय आर्य भाषा जो है वह 3 वर्गों में बटी हुई है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत पढ़े। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो क्लास 2 में हम पढ़ाए, उसमें हम पढ़े पाली प्राकृत अपभ्रंश, यानी प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत के बारे में पढ़े। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के विषय में, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है वो अपभ्रंश भाषा से ही हुआ, ये भी याद रखिएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है वो किससे हुआ है, तो अपभ्रंश भाषा से ही हुआ है। और जान लें कि अपभ्रंश भाषा की ही जो बोलियां हैं वही आगे चल के और भी ज़्यादा विकसित हुई और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में जगह ली। तो देखिए, अपभ्रंश काल में कई बोलियों का उदय हुआ। अपभ्रंश काल में क्या हुआ था, कई बोलियों का उदय हुआ था, जो आधुनिक काल में आकर भाषा की दर्जा प्राप्त की। क्या चीज़ है, भाषा, तो भाषा की दर्जा प्राप्त किए। यानी अपभ्रंश काल में जो बोलियां थी वो आगे चलकर उनका जो है, उनका योगदान है, उनका प्रयोग है वो साहित्य में होने लगा, जिसके कारण वे बोलियों से क्या बन गई, तो भाषा बन गई। आप देखिए, आधुनिक अपभ्रंश काल की जो कुछ बोलियां हैं वो हैं खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा, पहाड़ी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी। ये सभी अपभ्रंश काल में क्या थे, तो अपभ्रंश में काल में जो थे, यानी अपभ्रंश भाषा में ये सब बोलियां के रूप में क्या थी, तो विख्यात थी। बाद में क्या हो गई, तो हिंदी साहित्य की प्रमुख भाषाएं हो गई। तो इन सभी बोलियों का संपूर्ण विकास जो है वो आधुनिक काल में हुआ, यानी 1000 ईस्वी के बाद हुआ, क्योंकि ये सभी बोलियां 1000 ईस्वी के बाद साहित्यिक भाषा का रूप ले ली, जिसके कारण इनका संपूर्ण विकास हुआ। वही हम चर्चा कर रहे हैं कि अपभ्रंश काल से ही आधुनिक कालीन भाषाओं का क्या हुआ है, तो विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण, क्योंकि हम पढ़े आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है डॉक्टर AFR हार्नले, याद रखिएगा डॉक्टर हार्नले, इसे आप जरूर याद रखिएगा। डॉक्टर हार्नले ने 1880 ईस्वी में किया। अब यहाँ देखते हैं कि जो भी विद्वान है उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण किया है सबका देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बताएं, सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, तो डॉक्टर हार्नले ने। तो डॉक्टर हार्नले का जो वर्गीकरण उसको हम देख लेते हैं। डॉक्टर हार्नले ने, याद रखिएगा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 4 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। पूर्वी गोड़ियन, पश्चिमी गोड़ियन, उत्तरी गोड़ियन और दक्षिणी गोड़ियन, याद रखिएगा। तो पूर्वी गोड़ियन में क्या रखा, तो पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी, उड़िया। असमी यानी असमिया, जिसे हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो पूर्वी हिंदी में, पूर्वी गोड़ियन में है पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमिया और उड़िया। ये पूर्वी गोड़ियन अर्थात पूर्व की क्षेत्र है ना, पूरब की क्षेत्र की बात हो रही है। पश्चिमी गोड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। देखिए, इसको जब आप पढ़िएगा तो पश्चिमी गोड़ियन को अगर आप अपभ्रंश भाषा के आधार पर पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि उसमें भी एक समान, सिर्फ नाम में यहाँ परिवर्तन किया गया है। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती जो है ये सब क्या थे, तो ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, अर्थात अपभ्रंश भाषा जब आप पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती सभी क्या थी, तो अपभ्रंश की उपभाषाएं थी, यानी सौरसेनी अपभ्रंश की, है ना, सौरसेनी अपभ्रंश की। उसके बाद चलते हैं उत्तरी गोड़ियन। उत्तरी गोड़ियन में गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। दक्षिणी गोड़ियन में मराठी। तो ये डॉक्टर हार्नले का वर्गीकरण है, ये इसको आप अच्छा से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद
अब देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो बहुत ही विख्यात लेखक भी हैं, तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में बांटा। वो 3 वर्ग है, बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा। यानी इन्होंने उपशाखा का नाम दिया। तो बाहरी उपशाखा के अंतर्गत भी उन्होंने कई वर्ग किए, कई भाग किए, तो उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए हम इसको छोटा करके आपको अच्छा समझाते हैं। तो बाहरी उपशाखा में उत्तरी पश्चिमी समुदाय क ख ग 3 वर्ग में बांटे, क वर्ग, ख और ग में। तो क वर्ग में, क भाग में तो उत्तरी पश्चिमी समुदाय, दक्षिणी समुदाय और पूर्वी समुदाय, ये बाहरी उपशाखा के अंतर्गत उसके भी 3 वर्ग किए। उत्तरी पश्चिमी समुदाय में आपका जो भाषा है लहंदा और सिंधी, दक्षिणी समुदाय में मराठी भाषा और पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बांग्ला और असमिया भाषा को रखा। अब इधर देखिए, मध्य उपशाखा में उन्होंने मध्यवर्ती समुदाय को लिया, इसमें सिर्फ पूर्वी हिंदी को ही रखा। किसे रखा? पूर्वी हिंदी, जिसमें आपका क्या आता है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये आप पूर्वी हिंदी में पढ़ चुके हैं। अब इधर देखते हैं भीतरी उपशाखा के अंतर्गत उन्होंने क्या रखा। तो भीतरी उपशाखा के अंतर्गत उन्होंने उसके भी 2 भाग किए, केंद्रीय समुदाय और पहाड़ी समुदाय। केंद्रीय समुदाय में पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भिरनी, खानदानी और राजस्थानी भाषा को रखा, जबकि पहाड़ी समुदाय के अंदर पूर्वी पहाड़ी, केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी को रखा। तो ये किनका वर्गीकरण है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी का वर्गीकरण है, जिन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया और उसका नाम दिया बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा, और इसके अंतर्गत भी कई वर्ग किए। आगे चलते हैं, यानी कई समुदाय में उन्होंने बांटे, वो यहाँ पर आपको हम बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण। किनका? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण है। उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को सबसे पहले कितने वर्गों में बांटा? तो 5 वर्गों में बांटा, और उनका नाम भी है कुछ अपने हिसाब से, वो अपने आधार पर दिए। तो उन्होंने जो नाम 5 वर्गों में बांटा, वो नाम है उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य। ये उनका ये 5 वर्ग है जिसका वो नाम दिए। तो उदीच्य का मतलब होता है कौन सा भाग? तो किधर की भाग की बात हो रही? तो उदीच्य का मतलब उत्तरी भाग, प्रतीच्य का मतलब पश्चिमी वर्ग यानी पश्चिमी वर्ग, मध्य देशी मतलब मध्य वर्ग, प्राच्य का मतलब पूर्वी वर्ग और दक्षिणात्य का मतलब होता है दक्षिणी वर्ग। यानी 5 वर्गों में उन्होंने बांटा। ये दक्षिण का क्षेत्र को दक्षिणात्य कहे, प्राच्य क्षेत्र जिसे हमारे पूर्वी वर्ग को प्राच्य का नाम दिए, जबकि मध्य वर्ग को क्या दिए? बीच वाले वर्ग को तो उन्होंने क्या नाम दिया? तो मध्य देशीय, और पश्चिमी वर्ग का क्या नाम दिया? तो प्रतीच्य, और उत्तरी भाग का नाम दिया उन्होंने उदीच्य। अब उत्तरी वर्ग में जो उदीच्य के अंतर्गत उन्होंने 3 भाषा, सिंधी, लहंदा और पंजाबी उपभाषाओं को रखा, जबकि प्रतीच्य के अंदर राजस्थानी, गुजराती उपभाषा को रखा, जबकि मध्य देशीय के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी उपभाषा को रखा, जबकि प्राच्य के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला को रखा, और दाक्षिणात्य के अंतर्गत मराठी भाषा को रखा। तो आप एक चीज़ गौर करते होंगे कि दक्षिण क्षेत्र जो था, उस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी आधुनिक काल के जितने भी विद्वान रहे, सभी ने सिर्फ एक ही भाषा को रखा है, वो है मराठी भाषा। ये भी याद रखिएगा। अब सुनीति कुमार चटर्जी जो है ग्रियर्सन के जो वर्गीकरण है आधुनिक आर्य भाषाओं का, उसका आलोचना करके ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधार पर उन्होंने क्या किया था? अपना वर्गीकरण किया था। ये जो वर्गीकरण है वो ध्वनिगत और व्याकरणगत है, इसलिए उनका नाम भी कुछ अलग है। आगे चलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण। किनका? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण। इन्होंने भी जो है वो भारतीय आर्य भाषा को कितने वर्गों में बांटा? तो 5 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा? 5 वर्गों में बांटा। और इन्होंने सुनीति कुमार चटर्जी का ही जो वर्गीकरण उन्हीं में थोड़ा बहुत इन्होंने सुधार किया है। तो देखिए इसमें आपका अंतर कहाँ कहाँ दिखेगा। तो देखिए उदीच्य में जो है वो सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या क्या रखा था, उसे आप देख लें एक बार। उदीच्य में उन्होंने क्या किया था? तो सिंधी, लहंदा, पंजाबी, इनका भी वही है, सिंधी, लहंदा, पंजाबी को ही रखा।
अब देखिए इसमें राजस्थानी को उन्होंने क्या किया तो बदल दिया। राजस्थानी को इन्होंने क्या किया तो इसमें बदल दिया। तो राजस्थानी को जो है इसमें आपका जो प्रतिच्य में जो है सुनीति कुमार चटर्जी गुजराती राजस्थानी को रखे थे, जबकि इन्होंने क्या किया तो इसमें राजस्थानी को किस में स्थान दिया, मध्य देशीय में। जबकि मध्य देशीय में जो है वो चटर्जी साहब जो है वो सिर्फ पश्चिमी हिंदी को ही रखे थे, जबकि इन्होंने राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और बिहारी सबको किस में रखा तो मध्य देशीय में रखा। तो यानी थोड़ा बहुत इन्होंने सुधार किया। फिर प्राच्य में उन्होंने उड़िया, असमिया और बांग्ला को रखा, जबकि दक्षिणात्य में मराठी भाषा को, मराठी जो भाषा है उसी को रखा। अब आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण ही है। उसमें सिर्फ उन्होंने क्या किया है तो थोड़ा बहुत सुधार करके उसे वर्गीकृत किए हैं। अब हम पढ़ते हैं सीताराम चतुर्वेदी का वर्गीकरण। तो सीताराम चतुर्वेदी जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 5 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में तो 5 वर्गों में। अब इन्होंने जो वर्गीकृत किए हैं, जो नाम दिए हैं, वो संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर उन्होंने वो अपना नामकरण दिए। सबसे पहले का में रखा हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी को। दा में रखा पंजाबी, लहंदा को। जो में रखा सिंधी, कच्छी को। नो में रखा गुजराती को। और एर नाम दिया जैसे बंगाली उपभाषा यानी भाषा को रखा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीताराम चतुर्वेदी ने संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर रखा। सीताराम चतुर्वेदी आधुनिक आर्य भाषाओं को 5 वर्गों में विभाजित किए। ये भी आप याद रखिएगा। परीक्षा में आ सकता है कि कौन से विद्वान ने या कौन से लेखक ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर किए। तो आपको क्या, आपका आंसर हुआ सीताराम चतुर्वेदी। अब देखते हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी का वर्गीकरण। डॉक्टर हरदेव बाहरी का वर्गीकरण है हिंदी वर्ग। उन्होंने 2 वर्गों में बांटा, हिंदी वर्ग और अहिंदी वर्ग। तो हिंदी वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो भाषाएं वो सभी हिंदी भाषी क्षेत्र की भाषाएं, जबकि अहिंदी वर्ग के अंतर्गत आने वाली जितनी भी भाषाएं हैं वो क्या है तो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, और इसमें अन्य भाषाओं को शामिल किया उन्होंने। तो हिंदी वर्ग के अंतर्गत मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी को रखा। ये क्या है तो आपका हिंदी वर्ग के अंतर्गत रखा। जबकि अहिंदी वर्ग के अंतर्गत उन्होंने पूर्वी में जैसे उड़िया, बांग्ला, असमिया को रखा। पश्चिमी में पंजाबी, सिंधी, गुजराती को रखा। उत्तरी में नेपाली को और दक्षिणी में मराठी को। यानी इसको समझिएगा, हिंदी वर्ग में उन्होंने हिंदी वर्ग के 5 बोलियों, 5 इसमें 5 उपभाषाओं की बात की। तो मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। जबकि अहिंदी वर्ग को 4 अन्य वर्गों में बांटा। पूर्वी वर्ग, पश्चिमी वर्ग, उत्तरी वर्ग और दक्षिणी वर्ग। पूर्वी में आपका उड़िया, बांग्ला, असमिया को रखा। पश्चिमी में पंजाबी, सिंधी, गुजराती को रखा। उत्तरी में नेपाली को और दक्षिणी में मराठी को रखा। तो कुल मिलाकर मराठी भाषा को जितने भी हिंदी भाषा के जो लेखक है, जो हिंदी आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किए हैं, उन्होंने दक्षिण क्षेत्र में मराठी भाषा को ही रखा है। अब हम देखते हैं कि हिंदी वर्ग के अंतर्गत हरदेव बाहरी ने जितनी उपभाषाओं को रखा है वो सभी क्या है तो हिंदी भाषी क्षेत्र की उपभाषाएं हैं। फिर दक्षिण वर्ग के अंतर्गत सभी विद्वानों ने किस भाषा को रखा तो मराठी को रखा। भोलानाथ तिवारी ने अपना वर्गीकरण जो है, याद रखिएगा, भोलानाथ तिवारी ने अपना जो वर्गीकरण है अपभ्रंश भाषा के वर्गीकरण के आधार पर ही किए हैं, इसलिए इसको हम प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसे आप क्लास 2 में देख लेंगे। अपभ्रंश भाषा का जो वर्गीकरण है जो 6 वर्गों में है। सौरसेनी अपभ्रंश जिसमें हम पढ़े हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। पेशाची अपभ्रंश के अंतर्गत पंजाबी, लहंदा उपभाषा आता है। बराचट के अंतर्गत सिंधी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत मराठी। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी और मागधी के अंतर्गत बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। तो इसी के आधार पर ही, इसी को आधार बनाकर भोलानाथ तिवारी ने अपना आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण किए हैं। तो इसे आप समझ लेंगे। तो भोलानाथ तिवारी का वर्गीकरण एकदम अपभ्रंश भाषा का वर्गीकरण के ही आधार पर है। आगे देखते हैं। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो जॉर्ज गियर्सन का है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा है, और इसी पुस्तक में इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण भी किए थे। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1, इसी पुस्तक के आधार पर जॉर्ज गियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किए। तो ये किनका पुस्तक है तो जॉर्ज गियर्सन जी का क्या है पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण हिंदी जो भाषाएं हैं, आधुनिक हिंदी भाषाएं, जैसे है पहला अवहट भाषा। क्या है पहला
भाषा। तो अवहट भाषा को देखते हैं। अवहट भाषा जो है ये अपभ्रंश भाषा का परवर्ती भी कहलाता है। ये याद रखिए, अवहट अपभ्रंश भाषा का क्या है, परवर्ती रूप है। और ये किनके द्वारा कहा गया, नामवर सिंह। अवहट अपभ्रंश भाषा तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, ये सुनीति कुमार चटर्जी ने माना है। अब समय देख लीजिए, अवहट भाषा का जो समय है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक है। विद्यापति की रचना कृतिलता अवहट भाषा में, ये भी याद रखिएगा। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, तो अब्दुल रहमान है, ये भी याद रखिएगा। सभी महत्वपूर्ण तथ्य जिसे हम लेकर आए हैं। उसके बाद अवहट भाषा में कुल 12 स्वर और 32 व्यंजन है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी का आरंभिक रूप को क्या कहा है, तो अवहट कहा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी का आरंभिक रूप को क्या कहा है, अवहट कहा है। देसिल बैना सब्जन मीठा त तस्यंत जंपजू अवहट्टा, ये कृतिलता से ये पंक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पंक्ति पूछ चुका है। अब पुरानी हिंदी को देखते हैं। पुरानी हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया। गुलेरी जी ने राजा मुंज को, किसे, तो राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना। राहुल सांकृत्यायन ने पुरानी हिंदी को हिंदी कहा। राहुल सांकृत्यायन ने क्या, तो पुरानी हिंदी को हिंदी कहा। अब देखते हैं अवधी भाषा को देख लेते हैं। तो अवधि भक्ति काल अवधी भाषा का सवर्ण काल, ये याद रखिए। भक्ति काल क्या है, तो अवधी भाषा का सवर्ण काल है। इसका समय 1000 से 14वीं शताब्दी तक है। अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ, इस जिसे आप पढ़ चुके हैं। अवधी भाषा का अन्य नाम क्या है, तो कोसली, पुरबिया, बेसवाड़ी, ये सभी अवधी भाषा के अन्य नाम है। अवधी भाषा के प्रथम कवि कौन है, तो मुल्ला दाऊद है। कौन है, मुल्ला दाऊद। और इन्हीं की जो रचना है वो अवधी भाषा की प्रथम साहित्यिक ग्रंथ है चंदायन, जिसके रचनाकार कौन है, तो मुल्ला दाऊद है। अवधी भाषा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो तुलसीदास है, क्योंकि इसीलिए तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल को अवधी भाषा का सवर्ण काल माना जाता है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य की भाषा जो है, सूफी काव्य जो आप पढ़े हैं, भक्ति काल में भी सूफी काव्यों को पढ़े, तो उसकी प्राय भाषा क्या है, तो अवधी ही है। अब यहाँ पर अवधी भाषा की कुछ प्रमुख रचनाएं जिसे आप पढ़ लेंगे, चंदायन, मृगावती, सत्यवती कथा, पद्मावत, मधुमालती, रामचरितमानस, अवध विलास, माधवानंद, कामकंदला, इंद्रावती, ये सभी अवधी भाषा की प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें भी कभी कभी पूछ देता है कि चंदायन की भाषा क्या है, तो ठेठ अवधी, इसे आप भी देख लीजिएगा, ठेठ अवधी, ठेठ अवधी, इसे भी आप देख लेंगे। याद रखिएगा कि जितने भी मुस्लिम कवि थे जिन्होंने प्रेमाख्यान काव्यों की रचना की, उसकी भाषा ठेठ अवधी ही रखे। आगे चलते हैं, ब्रज भाषा को देखते हैं। यह सुरसिनी अपभ्रंश से विकसित है। सूरदास ब्रज भाषा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो रीतिकाल ब्रज भाषा का सवर्ण काल है। रीतिकाल में ब्रज भाषा को पिंगल या भाखा कहा गया है। प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो मथुरा, अलीगढ़, आगरा। ब्रज भाषा की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, जो रामचंद्रिका, सूरसागर किनकी रचना, सूरदास की। रामचंद्रिका किनकी है, केशवदास। उधा शतक, जो आधुनिक काल में ब्रज भाषा की प्रमुख रचना, जिसके रचनाकार कौन है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब खड़ी बोली में चलते हैं। खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है, तो अमीर खुसरो। खड़ी बोली का प्रथम लेखक गंग कवि। यह हिंदी की प्रतिनिधि बोली है। खड़ी बोली का प्रथम गद्य रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसके रचनाकार कौन है, तो गंग कवि हैं। आगे चलते हैं। खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य प्रिय परवा, जिसके रचनाकार कौन है, हरियोध है। अन्य नाम है खड़ी बोली का अन्य नाम कोरवी, जिसका नाम भोलानाथ तिवारी ने दिया है। देसी हिंदुस्तानी, जिसका नाम गिरियर्सन ने दिया है। खड़ी बोली हिंदी का विकास काल है। और खड़ी बोली हिंदी का विकास काल क्या है, तो द्विवेदी युग है। याद रखिए, द्विवेदी युग खड़ी बोली हिंदी का क्या है, तो संपूर्ण विकास काल है। खड़ी बोली को हिंदी गद्य में प्रवर्तन रूप प्रदान करने वाले कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जो द्विवेदी युग के क्या हैं, जनक है, और उन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग भी है। अब खड़ी बोली की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, साकेत, कमायनी, सब आप पढ़ चुके होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए हिंदी का जो विकास क्रम है वो कैसे चला है, तो सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी, हिंदी से खड़ी बोली। तो ये क्या है, तो हिंदी का विकास क्रम है। आज हम इस क्लास में पढ़े आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको लेकर आएंगे, क्योंकि आपको खड़ी बोली बहुत ही विशेष रूप से पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में खड़ी बोली का जो संपूर्ण विकास है उसकी चर्चा करेंगे, कि प्रतियोगी परीक्षा में, क्योंकि आप हिंदी, जिस हिंदी को आप पढ़ रहे हैं, जिस हिंदी को हम पढ़ रहे हैं, ये हिंदी क्या है, तो ये खड़ी बोली की हिंदी है। उसी हिंदी को हम पढ़ रहे हैं, तो उस हिंदी का संपूर्ण विकास क्रम को पढ़ेंगे। खड़ी बोली का साहित्यिक रूप में किस प्रकार विकास हुआ, सब कुछ हम पढ़ेंगे। और साथियों बता दूं कि भारतीय विजन क्लासेस के जितने भी साथी हैं जो सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपकी कृपा से हम अपना क्लास लेकर आते हैं, हमें आपसे साहस मिलता है, आपसे हौसला मिलता है। और जितने भी नए साथी हैं जो क्लास को देख रहे होंगे, उनको अगर वीडियो क्लास अच्छी लगी होगी तो आप क्या करेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर देंगे,
बेल आइकन को क्लिक कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, ताकि अन्य हिंदी साथियों के पास भी यह महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके और वे अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। तो आज हम क्लास 3 लेकर आए और बता दूं, जिन साथियों को हिंदी साहित्य का PDF नोट्स चाहिए तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी हस्तलिखित नोट से है। और खुद से बनाए हुए जितने भी हिंदी साहित्य की विभिन्न पुस्तकें हैं, विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न लेखकों की जितनी भी पुस्तकें, सभी पुस्तकों से हिंदी साहित्य का संपूर्ण निचोड़ हस्तलिखित नोट्स आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर और टेलीग्राम का लिंक है, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बता दूं साथी, जो बिहार की BPSC 4.0 की तैयारी करें TGT PGT की, तो उसका संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। और झारखंड के साथी जो JSSC पेपर 2 में अगर आपका सिलेबस हिंदी है और उसमें आपका सिलेबस में साहित्य है, तो उसका भी संपूर्ण सिलेबस का हस्तलिखित नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट क्लास जो है हम लेकर आएंगे, जिसमें खड़ी बोली का संपूर्ण विकास को पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।